ये 5, 6, 7 ना कीजिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। आप अब निकालें पास्ट पेपर्स नहीं, यहीं पे थोड़ा आगे आए। अच्छा हाँ, ये 3 सिनेरियोस पढ़ लें, 1 मिनट। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, पेज नंबर 7। A contract modification is a change in scope or price or both of a contract. या स्कोप बदल जाए या प्राइस बदल जाए। टाइप 1, एडिशनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट एंड प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स, बड़ा अच्छा लफ्ज उसने यूज है, एडिशनल गुड्स जो 30 थी, एडिशनल गुड्स आर अलग एंड एडिशनल गुड्स प्राइस 80 रुपए रिप्रेजेंट अ स्टैंड अलोन प्राइस। यस, ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ट्रीट करो। ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। वो जो अभी हमने यहां लिखा हुआ था 30 इंटू 80, बस इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसका पिछले से कोई बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं था। ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। एडिशनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट एंड प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स इज नॉट अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझ लो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज था उधर। बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं एमसीक्यूज के एतबार से। ट्रीटेड एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ, बड़ा लंबा सा फिक्रा बन गया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ, व्हाट आर द रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट? टोटल यूनिट्स 130 थे, रिमेनिंग यूनिट्स 60। आगे एडिशनल गुड्स आर, आगे नहीं देखना कि स्टैंड अलोन है या नहीं है। एडिशनल गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट, it is not a separate contract, it is not a termination of old contract, it is treated as a part of। उधर से लपेट के 70 से लपेट के चपेट में उधर से पकड़ के उसको जो है वो एक ही दफा सेट किया था। That is adjustment is made in already revenue, recorded revenue of existing contract। लेकिन इसको ना आपने रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं कहना। रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट अगर कहते हैं ना तो फिर हम जो है वो, अगर 15 फरवरी हमारा अगले साल में आ रहा होता तो फिर हम रेवेन्यू की बजाय रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करते। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं है, बस ये नॉर्मल एडजस्टमेंट चलती चलती है। एन एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप 3, एन एंटिटी शेल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ, जैसे कि इट वर अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ remaining goods। An entity shall account for the contract modification as if it were a part of existing contract if the remaining goods are not distinct and therefore form part of single performance obligation, it is partially satisfied the date of contract। छोड़े पर ये इंग्लिश देख लेंगे पढ़नी में, तो पता नहीं आएगी किताब में लिखी भी है या नहीं। कम्युलेटिव कैचअप बेसिस को कहते हैं वैसे, कम्युलेटिव कैचअप बेसिस यानी पीछे से पकड़ें, वो उधर से छलांग मार के, कम्युलेटिव कैचअप, पीछे से कैच करके जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। अच्छा जी, आज जी हम शुरू करने लगे हैं अपना स्टेप 3। तशरीफ ले आए पेज 25 पर। स्टेप 3, स्टेप 3 में 5 चीजें पढ़ें।
क्या चीज हम कर चुके हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ, ये स्टेप कौन सा है? 3। इस स्टेप का नाम क्या है? डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस हम कहां लिखते होते हैं? वो टेबल नहीं बनाते, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, उसमें बर्गर की कितनी है, फ्राइज की कितनी है, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस, बर्गर कितना, फ्राइज कितने, टोटल कितना, यहां पे लिखते हैं स्टैंड अलोन प्राइस, यहां पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। डन। तो ये कॉन्सेप्ट है आज हमारा, कौन सा? ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलती है, ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलती है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में आज हमने सिर्फ छोटी सी चीज एक पढ़नी है, वेरिएबल कंसिडरेशन, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज, ये सारा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल 1, ये चीजें बहुत ही आसान सी हैं, कैलकुलेटर से पकड़ लें हाथों में। बिल्ड कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर 1 लाख, पेज 26। बिल्ड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ऑयल रिग बना के देगी 1 लाख की। इफ द रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर विल बी 20,000 पेनल्टी। बताएं जी, आपने कॉलेज वालों को कहा कि अगर जो है वो हमारा सिलेबस 15 जुलाई तक ख़त्म आपने ना करवाया, 17 अगस्त को तो हमारे पेपर हैं, तो हम आपको जो है वो 2,000 रुपया पेनल्टी डालेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी फीस कितनी थी? 25,000। आपकी फीस कितनी थी? 24,000। आपकी फीस थी 24,000। अब 24,000 रुपया कॉलेज वालों के पास रेवेन्यू आया और आपने एंड पे पेनल्टी डाली 2,000। कॉलेज वालों के पास रेवेन्यू बचा कितना? 22,000। लेकिन कॉलेज वालों को रेवेन्यू बनाने वक्त सोचना चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी है पेनल्टी की। रेवेन्यू बनाने वक्त जब वो डिस्काउंट एलोकेशन कर रहे होते हैं, डिस्काउंट एलोकेशन, किताब इसको इतने की बेचेंगे, ये सर्विसेज को इतनी देंगे, मोटरसाइकिल की पार्किंग कितने लेंगे, वो सारा जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है उसको बनाने में कॉलेज वालों को सोचना चाहिए कितना चांस है इसको हम टाइम पे पढ़ा देंगे। उस बेस पर अगर कॉलेज वालों को लगे कि पेनल्टी देनी ही देनी है तो रेवेन्यू को पहले दिन से ही किस पे बुक करें? 24,000 पर, 22,000 पर। और आपने अगला फिक्रा ये कहा कि अगर मैं पास हो गया तो मैं पास होने के बाद 5,000 आपको आके और दूंगा। मैंने मेरी फीस जो भी है वो अपनी जगह, अगर मैं पास हो गया तो 5,000 आपको मैं आके दूंगा। और अब कॉलेज वालों को स्टूडेंट की हरकतें देखकर प्रोबेबिलिटी लगानी चाहिए कि वो 5,000 आएगा या नहीं आएगा। अगर टॉपो टॉप मैट्रिक एफएससी का टॉपर आ रहा है तो फिर हो सकता है हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं, पीआरसी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले लिया ओवरऑल, हो सकता है फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाएं कि यार इसने तो पास होना ही है तो 5,000 इससे पास होने पे आना ही है। तो फिर वो जो है 5,000 रेवेन्यू में क्या करेंगे कॉलेज वाले? ऐड करेंगे। तो बताएं डिस्काउंट या इंसेंटिव और पेनल्टी, इन तीनों को अब हम देखते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी, जो आईएएस 37 में पढ़ते थे हम। बिल्ड कंपनी ने वादा क्या किया कि बिल्ड क्या करके देगा? ऑयल रिग। जो खरीदने वाला, जो ऑयल रिग बनवा रहा होगा उसके लिए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया आईएएस 16। हम ऑयल रिग बेचने वाले हैं। तो इफ ऑयल रिग नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, और अगर टाइम पे ना बना के दी तो सेलर को क्या जुर्माना होगा? 20,000 रुपया पेनल्टी। मोटर लगाने आया कोई बंदा घर, आपने कहा मोटर लगा दो शाम 8 बजे तक। अगर तुमने शाम 8 बजे तक मोटर, तुम्हारी मजदूरी 1,000 रुपये है, अगर तुमने शाम 8 बजे तक मोटर लगा दी तो ठीक है। अगर 8 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम्हारी मजदूरी में से मैंने 100 रुपया काट लेना है। तो इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी, इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी। अब वो सोचे अपनी हरकतों को सामने रखते हुए सेलर के मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा। अगर उसको लगता है कि उसने स्लोली काम करना है तो बेगम को फोन करे कि रेवेन्यू आज का 900 ही बुक कर ले। बिल्ड कंपनी, बेगम बार बार मोटिवेट कर रही हो, सरताज यू कैन डू इट, सरताज 7:55, 5 मिनट्स लेफ्ट, हरी अप गाय। बिल्ड कंपनी हैज बिल्ड सिमिलर ऑयल रिग्स बिफोर। बिल्ड कंपनी ने इससे पहले भी इस तरह की ऑयल रिग्स बनाई हुई हैं।
and there is a high chance that oil rig will be completed on time. There is high chance, नीचे देख रहे हैं, there is high chance that oil rig will be completed on time. आप बताएं ऑयल रिग हमने बना के कितने की देनी है? 1 लाख की, लेकिन अगर ना बना के दी टाइम पे तो 20,000 का जुर्माना। अब दो ऑप्शंस हैं, या 1 लाख या 80,000। 1 लाख या 1,20,000 ना बोलिएगा, अगर किसने 1 लाख और 1,20,000 बोला तो साथ वाले ने कहना पागल ही होए। अब दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 अगर टाइम पे बना दी तो फिर 1 लाख ही मिलना है, टाइम पे बनाने में कोई बोनस नहीं है, ये नहीं है, टाइम पे बनाने पे बोनस नहीं है, लेकिन लेट बना के देने पे पेनल्टी है। आप बताएं क्या दिल में आ रहा है, 1 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या आप 80,000 का रेवेन्यू बनाएं? 1 लाख का। वाई? 90% चांस दैट रिग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसमें ना प्रोबेबिलिटीज नहीं लगाएंगे, इनटू 90% का ये चांस है, बाकी का भी तो 10% चांस है। जब दो ऑप्शंस हों तो बेहतर है दोनों में से मोस्ट लाइकली उठा लिया करें। तो मोस्ट लाइकली क्या है, ज्यादा चांस किसका है? तो ट्रांजैक्शन प्राइसेस, अच्छा सल्ली से पढ़ें, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबिलिटी 1, आंखें खोल के पॉसिबिलिटी 1 बोलें, रुपीज 1 लाख इफ कंप्लीटेड ऑन टाइम। इधर देखिए, रुपीज 1 लाख इफ कंप्लीटेड, रुपीज 80,000 इफ नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। सो द मोस्ट लाइकली मेथड बेटर प्रेडिक्ट्स। मोस्ट लाइकली मतलब होता है कि वेटेड एवरेज ना लो, दोनों में से बेटर जो ऑप्शन है वो ये है कि 90% वाली चीज ही पूरी होगी। ओके, तैयब कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर 1 लाख। इफ द ऑयल रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर विल बी 20। कॉपी पेस्ट हो गया भाई, ये निकालो सवाल किताब से। अच्छा आगे चलें, एग्जांपल नंबर 3। भाई ये एक भाई ने सवाल छेड़ दिया है, इसको इन्होंने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। इन्होंने ये सवाल छेड़ा है कि जो लोग बिल्डिंग्स बना के देते हैं ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? जब बिल्डिंग तैयार हो जाए और चाबी हैंड ओवर हो जाए, या जब वो बिल्डिंग्स बना के दे रहे हों? इस कॉन्सेप्ट का जवाब देने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है हमारा समझाने के लिए कि कब रेवेन्यू बिल्डिंग्स में रिकॉर्ड होता है, एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। ये है हमारा स्टेप 5 जो आईकैप सबसे ज्यादा आजकल टेस्ट कर रहा है। तो ये भाई ने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। इसके लिए इनको जो है वो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते वेडनेसडे को बुलाएंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3, बल्कि एग्जाम्पल 4 कर लें। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहरहाल इस सवाल का जवाब मेरा अभी देने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन इस सवाल का जवाब बेशक सुन लें अगर आपने सुनना है। इस सवाल का जवाब हम आने वाले दिनों के अंदर ये देंगे कि अगर तो वो हमारे लैंड पे आके हमें बिल्डिंग बना के दे रहा है तो फिर तो वो रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो अपने प्लाजे के अंदर कोई फ्लैट हमें बना के दे रहा है तो फिर वो तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब हमें चाबी देगा। लेकिन ये बहुत लंबी बहस है, दोनों ऑप्शंस होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन एसेट फॉर 9 लाख। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कितने के एसेट बना के देने? 9 लाख का, विद एन एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट ऑफ 30 नवंबर। तो बता दें जी सेलर की जिम्मेदारी क्या है, किस दिन तक बना के दे दें? 30 नवंबर तक। कस्टमर विल पे अ बोनस ऑफ 2 लाख। मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा अगर तुम 5 महीने पहले रॉकेट साइंस मार के काम पूरा कर दो। अगर तुम 5 महीने पहले काम पूरा कर दो तो मैं तुम्हें कितने दूंगा? 2 लाख बोनस। बोनस विल डिक्रीज बाय 20%, और बोनस बोनस ही रहेगा। अगर बॉल पॉइंट मुंह से निकालकर बोनस बोनस ही रहेगा फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। द कंस्ट्रक्शन कंपनी डिटरमिन्स द फॉलोइंग। अच्छा, बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। बोनस डिक्रीज करता रहेगा। अच्छा, मुझे आप पहले बोनस की अमाउंट निकलवा दें। बोनस की अमाउंट, इफ completed on 30 जून तो बोनस
2 लाख। इफ कंप्लीटेड 1 मंथ लेट, 31 जुलाई, 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख। ये बोनस क्यों मिल रहा है? 1 महीना लेट हो गया ना भाई। 1 महीना लेट नहीं हुआ, डिलीवरी तो नवंबर में है, लेट तो नहीं हो रहा, तो बल्कि जून से थोड़ा लेट हो रहा है, नवंबर से तो पहले है ना, तो बोनस तो बनता है इसका। जी आगे बोलें। 31 अगस्त। अच्छा, इसमें ना अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप लीज की तरह करना चाहते हैं तो 1,60,000 जरा बस 80% कर लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख, लेकिन दोनों से जवाब डिफरेंट आएगा। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लोग कहते हैं जिस तरह मर्जी कर लिया करो, कोई ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये एक एस्टीमेट्स होते हैं हमारे बोनस के, मिलना है नहीं मिलना। तो आपके जहन में अगर लीज पड़ी हुई है तो अभी तरीका आ रहा होगा 1,60,000 इंटू 80%, लेकिन हम अभी वही तरीका लगा देते हैं 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख। कितना परसेंट हो गया? बोले ना क्या लिखा हुआ है, बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच मंथ, तो 2 महीने में 40%, लेकिन जवाब दोनों तरीकों से डिफरेंट आएगा। कितना है? 120। दूसरा तरीका था 1,60,000 जरब 80%, उससे तो जवाब 128,000, 8,000 रुपए का फर्क पड़ गया। दोनों तरीकों से जवाब डिफरेंट आ रहा है, जो मर्जी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। आगे चलें। 31 सितंबर को बताएं। 2 लाख माइनस 60% ऑफ 2 लाख, 80,000 रुपया। और क्या चीज? 1 जीरो ज्यादा लग गया। 80,000। और बस आगे तो चलना ही नहीं चाहिए था हमें। क्यों नहीं चलना चाहिए था? नीचे पढ़े। कंस्ट्रक्शन कंपनी डिटरमिन्स द फॉलोइंग आउटकम्स। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि या तो मैं 30 जून को मुकम्मल कर दूंगी, या मैं 31 जुलाई को मुकम्मल कर दूंगा, या मैं 31 अगस्त को। सितंबर अक्टूबर वाला बोनस में निकाल तो लेता, लेकिन उस वक्त तक कंप्लीट करना हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। हम या तो 30 जून को मुकम्मल कर देंगे या जुलाई में कर देंगे, ज्यादा भी देर होगी तो 31, इसके बाद इससे ज्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम बहुत एफिशिएंट हैं, नवंबर तक तो बात जानी नहीं। तो मैं आगे तो जाना चाह रहा था, लेकिन सवाल ने कह दिया कि उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इस सवाल में देखना पड़ेगा कि कितने पैसे मिलने का कितना चांस है। अब इस सवाल में देखना पड़ेगा कितने पैसे मिलने का कितना चांस है, उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो डिसीजन लेंगे। ओके, डन। अच्छा जी, कैलकुलेटर पकड़ें। फिक्स्ड प्राइस बताएं। फिक्स्ड प्राइस नहीं, फिक्स्ड प्राइस जो एग्री हुई थी 9 लाख। बोनस 2। इधर इधर हम 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन है या 3? जहां 2 ऑप्शंस थी वहां हमने ज्यादा परसेंटेज वाला उठाया था, यहां हम ज्यादा परसेंटेज वाला नहीं उठाएंगे। 2 लाख जरब 80%, 80 85 80 जमा 1,60,000 जरब 1,60,000 बोनस के चांस 15% जमा 5%, 1,20,000 मिलने का चांस 5%। जी जवाब 190,000। इसको टोटल करें, फिर एक और चीज बताता हूं, तसल्ली से नोट करें, 1 मिनट लगाकर।
ओके, अब मुझे आप सवाल का जवाब दीजिएगा जरा तसल्ली से। यहां पे ना दो ऑप्शंस थी। ये जो मेथड है इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज। दूसरा मेथड था ये, इसे कहते हैं मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली में फिर हम सिर्फ 2 लाख ऐड करते हैं। क्यों? देखें इधर, या तो हर बोनस को उसके होने के चांस से मल्टीप्लाई करो, बोले हर बोनस की अमाउंट को, या तो हर बोनस की अमाउंट को उसके होने के चांस से मल्टीप्लाई करो। हर बोनस की अमाउंट को उसके चांस से, हर बोनस की अमाउंट को उसके चांस से, हर बोनस की अमाउंट को उसके चांस से, या ज्यादा परसेंटेज वाला बोनस एज इट इज उठा लो। फर्क समझ आ गया तो फिर मैं अगली बात करता हूं। क्लियर? तो आप बता दें टोटल जवाब क्या आ गया? 11 लाख। और इधर 10,000,000। दोनों तरीके समझ आ गए? जब ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हों तो इस सवाल में ये बेटर है। जब 3 प्रोबेबिलिटीज हों, 4 प्रोबेबिलिटीज हों, पिछले सवालों में 3-4 प्रोबेबिलिटीज थी या 2? 2। अच्छा, अब मैं आपको इसी को एक और तरीके से दिखाने लगा हूं जो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रह जाएगा। वो देखें, अमाउंट अगर 30 जून तक काम कर दिया तो कितना बोनस मिलेगा? 2 लाख। अगर 31 जुलाई तक किया 1 लाख, और अगर 31 अगस्त तक किया 1 लाख। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब दो तरीके हैं बोनस के पकड़ने के। 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि इस सारे को इग्नोर करें, इस सारे को इग्नोर करें और ज्यादा परसेंटेज वाले को उठा लें। इस मेथड का क्या नाम है? अब 2 लाख उठाएं या 3 फिगर्स में से कोई एक, 3 फिगर्स में से कोई एक उठा लें। वो कौन सा? बड़ी परसेंटेज वाला। इस मेथड का क्या नाम है? और दूसरा तरीका क्या है? 2 लाख ज़रब 1,60,000 ज़रब 1,20,000 ज़रब 5%। डन। ये दोनों तरीके हैं। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो, क्योंकि 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। यूजिंग द मोस्ट लाइकली नॉट प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो। अब देखिए हमने क्या किया है। बोनस कितना है? 1,90,000। यही है ना 1,90,000। इसको 9 लाख में जमा किया तो जवाब क्या आ गया? 10। और दूसरा तरीका आसान सा, कैलकुलेटर ये पकड़े, हाईलाइट करें 90 लाख और इसको सर्कल लगाएं। 90 लाख में पहले क्या ऐड किया? 1। और फिर क्या ऐड किया है? 2 लाख। कितने तरीके हो गए? 2।
एक डर है हमें कि इस मेथड में कुछ बच्चे कैलकुलेशन इस तरह ना करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस मेथड में कुछ बच्चे इस जवाब पर इस तरीके से भी पहुंच जाते हैं। इस मेथड में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 9 लाख जमा 2 लाख 11 लाख, 11 लाख का 80% चांस है। 11 लाख का क्या चांस है? 80%। 9 लाख जमा 1,60,000, ये करना नहीं चाह रहा था वैसे मैं। 9 लाख जमा 1,60,000 10,60,000 इंटू 15% जमा 9 लाख जमा 1,20,000 1020 इंटू 5%। इसका ग्रैंड टोटल तो डायरेक्ट आपको ले जाएगा 10,90,000 पे। इसको कहते हैं बोंगी, इसको कहते हैं बोंगी, क्योंकि 9 लाख इसमें डाला आपने, 9 लाख ज़रब 80%, 9 लाख ज़रब 15%, 9 लाख ज़रब 5%, 9 लाख उधर ही खड़ा हुआ है। 9 लाख को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया ना, समझ रहे हैं बात? यानी कि उस 9 लाख को इसमें, 9 लाख इसमें डाला, 2 लाख तो पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी 9 लाख पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी 9 लाख पड़ा हुआ है। तो 9 लाख को जब 3 दफा आपने 9 लाख जरा बेटी, 9 लाख जरा 15, 9 लाख जरा 5, 9 लाख लेगा, मैं तो 9 लाख ही हूं फिर, तो 9 लाख जरा 100% हो गया, और वो वाला 190 वैसे बाहर निकला है। तो मेरे ख्याल से किसी का जहन जा रहा था वैसे इस तरफ, जाने में कोई मसला नहीं है, जा सकता है किसी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, किसी का नहीं जा रहा। तो इसको बोनस या पेनल्टी को अलग लेयर के तौर पे लिया करें या इसमें मर्ज करके किया करें? अलग लेयर के तौर पे लिया करें। तो इस कैलकुलेशन को सेपरेटली करें। डन? चलें अब एक छोटा सा सवाल कर लें ताकि मुझे पता चल जाए आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं। जी, ट्रांजैक्शन प्राइस ₹70,000 if delivered late, डिलीवरी है 31 मार्च को, if delivered late till 5 अप्रैल, till 10 अप्रैल और टिल 15 अप्रैल। जी, कौन सा मेथड बेहतर होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर 5 दिन लेट हुआ तो पेनल्टी 5,000, अगर 10 दिन लेट हुआ तो पेनल्टी 8,000, अगर 15 दिन लेट हुआ तो पेनल्टी 14,000। जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा पेनल्टी बढ़ती जाएगी। मैंने पेनल्टीज निकाल दी हैं या पेनल्टीज भी निकलवाई हैं बोनस की तरह? बोनस 20-20% लगा के निकालना पड़ा था, इधर पेनल्टीज निकाल के दे दी हैं। $70,000 क्या जवाब बोले? 70,000 777 ये जवाब आया। 77700। दीवानों पेनल्टी भी ऐड कर रहे हो, आप लोगों के मजे हैं वैसे, आप लोगों को जो मर्जी पढ़ा दो, आप लोगों ने वही करना, पेनल्टी भी ऐड कर रहे हो यानी यानी आप कॉलेज वालों को लेट पढ़ाने पे भी पैसे ही देके जाएंगे। ये लो यार, लेट पढ़ा, पैसे ले लो, बोनस। बोनस है पेनल्टी है?
अच्छा, पिछले सवाल में बोनस किस चीज पे था? 30 नवंबर की बजाय 30 जून को दे दो, ये तो बोनस बनता था। 30 नवंबर की बजाय 31 जुलाई को दे दो, ये तो बोनस बनता था। इस सवाल में बोनस है पेनल्टी है? देना किसी ने बना के 31 मार्च को, अगर 5 अप्रैल को दिया है तो जुर्माना पड़ेगा। अब इसको अलग रखें 70,000 को। ट्रांजैक्शन प्राइस ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल 70,000, इसमें लेस करें पेनाल्टी, पेनल्टी 5,000 का क्या चांस है? 30%, 8,000 का 60% और 14,000 का अब ऐड करने वालों की तरफ इशारा करें ऐसे, मतलब शिकायत नहीं लगा रहे लेकिन मुझे बताएं कि ये वो कह रहे हैं इसने एक उंगली अगले की तरफ की है तो 4 इसकी अपनी तरफ हैं, इसलिए हमने बड़ों से सुना ये अदब के खिलाफ है ऐसे इशारा करना। भाई इधर आओ, भाई इधर बैठो, ऐसे भाई इधर आए, भाई इधर बैठे, ये अदब के खिलाफ है। चलो उठ, शर्म नहीं आती? इधर आओ, ये ऐसे जाओ, ओके। तो ये था जी कॉन्सेप्ट बोनस और पेनल्टी का। अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा करते हैं, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। एक्स्ट्रा क्लास हुई 4:45 से 4:45 मैक्सिमम, या 5 बजे तक। इस पर एंटाइटलमेंट टू नॉन कैश कंसिडरेशन, एंटाइटलमेंट टू नॉन कैश, सवाल पढ़ें जल्दी से। नहीं उसके बाद तो वो इधर हो गई, पहले ही हुआ तो हुआ 5 o'clock अगर हो तो। An entity enters into a contract with a customer to provide a weekly service for 1 year. एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है विद अ कस्टमर, कस्टमर के साथ टू प्रोवाइड अ वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर। वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर क्या मतलब? यानी हर हफ्ते तुम्हें सफाई कर दिया करूंगा, हफ्ते के एंड पे पैसे दे दिया करना, मतलब इस किस्म की कोई बात है? हर हफ्ते तुम्हें जो है चपेड़े मार दिया करूंगा ताकि तुम सेट रहो। हो सकता है कई लोग कर लेते हैं हॉस्टल के वार्डन से जाके, मुझे जरा 2-4 लगा दिया करो, मैं होमवर्क ना कर रहा हूँ तो मैं An entity enters into a contract with the customer to provide weekly service for 1 year. The contract is signed on January 2001 and work begins immediately. In exchange for service, customer promises its own is 80 shares per week of service. मैं तुम्हें 80 शेयर दे दिया करूंगा हर हफ्ते। तो कैश कंसिडरेशन मिल रही है या नॉन कैश कंसिडरेशन? The terms of the contract require that shares must be paid upon successful. Paid upon तो नहीं होते, shares given ही होते हैं ना। The shares must be given upon the successful completion of each week of service. On 7 January, customer issued shares having a fair value of 12 per share on that date. Okay. इसकी आप कई मिसालें समझ लें। मिसाल के तौर पे मैंने और आपने जाके प्रिंसिपल साहब को कहा कि ये कॉलेज के जो मेन एंट्रेंस की सफाई है ना वो हमारे जिम्मे है, वीकली इंशाल्लाह मेन एंट्रेंस हमारे जिम्मे है, ठीक है। आप अब हमें कितने पैसे देंगे? प्रिंसिपल साहब ने कहा इस हरकत पे मैं आपको अपने बिजनेस का मालिक बनाऊंगा। आप क्या याद करेंगे? मैं आपको इस पे अपने, आप हर हफ्ते सफाई करके देखें, मैं आपको 80 शेयर दे दिया करूंगा, फिर अगले हफ्ते सफाई करें फिर 80 शेयर दे दिया करूंगा। जिंदगी भर भी आप सफाई करते रहे, हमारे बिजनेस के 2-3% शेयर भी आपको नहीं मिलने। 80 करके दूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी रख के लगाऊंगा, 80 शेयर आ जाए करें आपको दे दिया करूंगा। तो व्हाट इज दिस?
जमादार को कैश कंसिडरेशन मिल रही है या नॉन कैश कंसिडरेशन? नॉन कैश कंसिडरेशन। दोबारा पढ़ें, अब जरा समझें। अ कॉलेज लिखें, कॉलेज enters into a contract with gamma कर लें, an entity, a college enters into a contract with gamma to provide weekly cleaning service, to provide weekly cleaning। weekly का मतलब यह है कि हफ्ते हफ्ते बाद पैसे ले लिया करना। an entity enters into सफाई कर दिया करना। an entity, a college enters into a contract with gamma to provide a weekly cleaning service for 1 year। The contract is signed on Jakam January 2001 and work begins immediately। In exchange for service, जब तुम सफाई करोगे तो मेरे रूम में आना। The customer promises, कस्टमर को लिखें, कस्टमर कौन है? ओहो, ओ भाई एंटिटी मैंने क्यों कॉलेज लिखवा दिया, खुदा का खौफ करें। गामा, आगामा, 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 माजरत भाई। Agama enters into a contract with a college। करें मादरत भाई, मादरत। Agama enters into a contract with college to provide a, मसला आप लोग भी वैसे जो मर्जी पढ़ा दो ये मजे हैं, वैसे जो मर्जी पढ़ा दो, बोनस पेनल्टी दोनों को ऐड करा दो, जो मर्जी करा दो नहीं, पहली बार पढ़े हैं तो ये देखो, वैसे इतनी इंग्लिश तो होनी चाहिए थी आप लोगों की भी सही। अगामा enters into a contract with college to provide, समझ आ गई? अगामा will provide weekly service for 1 year। The contract is signed on Jakam January and work begins immediately। In exchange for service, the college promises, कॉलेज ने क्या वादा किया? पैसे देंगे। असूली तौर पे तो पैसे ही बनते होते हैं ना आमतौर पे ऐसे सिनेरियोज में। The college promises its own 80 shares per week of service। The terms in the contract state that shares must be given upon the successful completion of each week of service। On 7 January, college issued shares having fair value of। अब भाई ये बार्टर सिस्टम में एक मसला आता है हर जगह कि दोनों में से किस चीज की फेयर वैल्यू पे एंट्री करें। अब एंट्रीज करनी है आपने गामा की बुक्स में। अगर गामा पैसे लेता तो एंट्रीज थी कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। अगर गामा पैसे लेता तो क्या एंट्रीज थी? कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। फिर अगले महीने पैसे कॉलेज वाले तो एंट्री करेंगे ना एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उनकी मैं बात नहीं करा। तो ये एंट्री करेगा क्या? कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। फिर एंट्री करेगा कैश डेबिट रेवेन्यू, फिर एंट्री करेगा अगले हफ्ते कैश डेबिट, लेकिन उसे कैश मिल रहे, शेयर्स मिल रहे हैं। अब एंट्री बताएं क्या होगी? शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, IFRS 9 वाले, और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ले जाएगा उनको, IFRS 9 ही लगेगा, लेकिन फिलहाल तो यही होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। भाई आप देखो इधर क्या एंट्री करेगा गामा? कैश डेबिट नहीं, कैश डेबिट की जगह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू की फेयर वैल्यू सवाल में देगा भी नहीं, दे भी दे तो आपने इग्नोर करनी है। आपने जो चीज आ रही है बदले में उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। आपने किसकी फेयर वैल्यू लेनी है? जो चीज बदले में आ रही है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। अब कस्टमर इशूड शेयर, सो गामा रिसीव, बस ये लाइन एक ही, अब ऊपर वाला छोड़ दें सारा, ये बस लाइन है। कस्टमर इशूड शेयर्स, कॉलेज ने शेयर इशू किए तो गामा शेयर रिसीव करने की एंट्री बताएं, रिसीव करने की। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, और बीच में कोई कैश भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी हो सकता है कैश इन्वॉल्व, कि थोड़ा बहुत कैश भी कर लें, लेकिन वो हम नहीं ला रहे। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसको पहले निकालना है, जैसे कल हम एंट्रीज में लिख रहे थे ना, सबसे पहले ये निकालो, दूसरे नंबर पे ये निकालो। इसको आप इस टॉपिक में आप रेवेन्यू नहीं पहले निकाला करना, इस टॉपिक में आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की प्राइस पहले निकालनी है। क्वांटिटी 80, ज़रब जी 960, इसी को किस में ले जाएं? रेवेन्यू। चलें एक दफा कर लें अपने रजिस्टर पे एंट्री, जरा ये बुक पे ही ऊपर कर लें एक दफा। इन्वेस्टमेंट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट,
ओके, पढ़ें। टू डिटरमिन द transaction price for contracts in which a college promises consideration in form other than cash। हमारी मिसाल में शेयर्स। Agama shall measure the non-cash consideration at फेयर वैल्यू। गामा ने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखना है, काट दें, शेयर्स को पे रखना है, तो फिर सेल क्या निकलेगी? फिर अगर शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखना है तो शेयर्स फेयर वैल्यू में होने चाहिए, कहते हैं बाकी मुझे नहीं पता, तो फिर सेल्स क्या निकल आएगी? बैलेंसिंग। चलें करें पास पेपर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ओहो, कॉलेज की एंट्री तो IFRS 15 में है ही नहीं। कॉलेज को क्या? कॉलेज एक्सपेंस डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कॉलेज एंट्री करेगा? नहीं, कॉलेज वाले तो फेस वैल्यू, कॉलेज वाले एंट्री करेंगे अब पता नहीं उस साइड पे निकल गए। कॉलेज वाले एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट और शेयर प्रीमियम 2 रुपए से क्रेडिट। उन्होंने तो शेयर इशू किया ना। क्या चीज? नहीं, वो तो एक्सपेंसेस की एंट्री है। ओके, छोड़े फिर, चले पास पेपर क्वेश्चन 16 दिखाएं। इसमें कौन सी एडजस्टमेंट है, पहली है दूसरी है? पहली है ना। चलें करें जल्दी। 2 से 3 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। पहली एडजस्टमेंट करें। आज हमने दूसरे पार्ट में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अच्छी खासी रिवीजन करनी है और डिस्काउंट एलोकेशन की भी रिवीजन करनी है। पास पेपर क्वेश्चन 16 का 1। 3 बातें बताएं। सेलर ढूंढ लिए, बायर ढूंढ लिए, सर्विसेज की नेचर ढूंढ ली है। भाई 3 बातें हाईलाइट करो, सेलर का नाम, बायर का नाम और सर्विसेज की नेचर। सेलर का नाम ढूंढो, बायर का नाम ढूंढो, सर्विसेज की नेचर ढूंढो। चलें अब अंडरलाइन करें किस किस दिन सर्विस दे रहे हैं। सर्विसेज तो आहिस्ता आहिस्ता ही देंगे ना। कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश। चलें इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट भी बनाएं वर्किंग में, या फिर जो बड़े जो अक्लमंद हो गए हैं वो सिर्फ जो आखिरी जनरल एंट्री है वो IFRS 9 वाली ज़बानी कर दें वर्सेस वाली करके, टी अकाउंट बेशक ना बनाएं।
टी काउंट बनाने से पहले जरा पहली वाली जनरल इंटरेस्ट 2 तो कर लेना। टी काउंट तो सिर्फ कैरी डाउन के लिए मैंने कहा था बनाए, आप लोगों ने शुरू ही टी काउंट से कर दिया। हाँ हाँ, टी काउंट के बगैर भी कर दें बस। पेज नंबर वाह, ये जो नई बच्चे आए ना कैफ 2 वाले, ये तो बस ऐसी ही बातें याद रखते हैं, यानी फलान जगह पे ये लफ्ज़ यूज किया था, फलान जगह पे ये लफ्ज़ यूज किया था। जो नई जनरेशन, हम तो क्या, हम तो जेनजी के बाप हैं। अच्छा, पेज 111, एक्सक्विजिट लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन यकम अक्टूबर 23, साल खत्म होने से 3 महीने पहले। EL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज। आप बताएं एंटिटी कौन है, कस्टमर कौन है? EL entered into a contract with Alpha to provide monthly payroll service। तो हम कौन है? एंटिटी, सेलर। और अल्फा कौन है? उसे कौन सी सर्विसेज चाहिए? ओ, पेरोल सर्विसेज तो बहुत टेक्निकल होती हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर उनके 500 एम्प्लॉयज हुए तो कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे एंटर हो रहा है, कितने बजे एग्जिट हो रहा है, किसने छुट्टी मांगी हुई है, कौन सा किन छुट्टियों के ऊपर गया हुआ है, साल में छुट्टियां कितनी अलाउड हैं, किसकी कितनी तनख्वाह काटनी है, कौन ओवर टाइम देने हैं, किसको बोनस देने हैं, ये तो पूरा स्यापा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के 200-300 एम्प्लॉयज की पेरोल की कैलकुलेशंस करके देना। इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब देखते हैं कोई अच्छी डील ही बनेगी मेरे ख्याल से, अगर कोई कंपनी ज्यादा लेवल की हुई। EL कंक्लूडेड दैट सर्विस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये एक ही वादा है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है ओवर टाइम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई हो रहा है टाइम बेसिस के ऊपर। ये वैसे स्टेप 2 की बातें हैं, ये पढ़ेंगे हम कभी। EL इनिशियली प्रोपोज्ड अ फी ऑफ 6,20,000 फॉर ईच मंथ। उन्होंने कहा हर महीने के 6,20,000 लूंगा। कौन कह रहा है? मैं, एंटिटी EL। मेरा क्या काम है? मेरा काम है उसको पेरोल सर्विसेज देना। अगर ये डील हो जाती तो एंट्री होती हर महीने के एंड पर कैश डेबिट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्रेडिट। फिर अगले महीने एंट्री होती कैश डेबिट 6,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम। हाउएवर ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम, पैसे नहीं थे। किसके पास पैसे नहीं होंगे? अल्फा के पास। अल्फा के पास पैसे नहीं होंगे। अल्फा ने कारोबार तो चला लिया है, लेकिन एम्प्लॉइज को जब तनख्वाहें देने लगे तो वो अल्फा से खुद मैनेज नहीं हो रहा था, तो अल्फा ने किसी को कहा कि तुम मुझे ये काम करके दे दो। However, due to liquidity problems, AL declined this offer। AL ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। कस्टमर ने कहा मैं नहीं दे सकता 6,20,000। ठीक है, ये लाइन भी अब हमारे लिए। AL ने एग्री क्या किया है? AL कहता है मैं तुम्हें कंपनसेट जरूर करूंगा, तुम्हें 5,000 अपनी कंपनी के शेयर दे दिया करूंगा, फिर तुम्हारा नसीब के वो शेयर बाजार में कितने के हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं, तुम्हें वारा खाता है तो ले लो। 5,000 टोटलिंग 10,000 शेयर्स फॉर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही फिलहाल 2 महीने का हुआ है, हो सकता है जरा टेस्ट बेस पे हमने किया हो। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द शेयर्स आर टू बी डिलीवर्ड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ। आप बताएं शेयर इशू कब होने हैं? उनकी तरफ से, अल्फा की तरफ से। अल्फा जो अपना पेरोल निकलवा रहा है वो शेयर कब इशू करेगा? हर महीने के एंड पे। तो नंबर 1 अक्टूबर के एंड पे एंट्री करेंगे, नंबर 2 नवंबर के। लेकिन वो इशू कर रहा होगा, हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम बदले में शेयर रिसीव कर रहे होंगे। एज अ रिजल्ट EL रिसीव 5,000 शेयर ऑन 31 अक्टूबर एंड अनदर 5,000 शेयर ऑन 30। The fair value of the shares was 125 on यकम अक्टूबर। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस दिन की फेयर वैल्यू तो इग्नोर करेंगे। 31 अक्टूबर को शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है? जिस दिन इशू हुए 120। और 30 नवंबर को, इसको जरा थोड़ी देर के लिए जरा छोड़ दें, इसको छोड़ दें। EL होल्ड्स ऑल शेयर्स, मतलब शेयर्स का बेचना तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, ये होल्ड्स वाली लाइन ना भी लिखी होती तो कोई फर्क नहीं था।
फिलहाल इसको छोड़ें क्योंकि ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया ये तो IFRS 9 का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप IFRS 15 का कॉन्सेप्ट लगा दें। जी डेट बताएं। 31 अक्टूबर 23। एंट्री बोलें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। कितने शेयर्स मिले? 5000। एक कितने का है? 120। 6 लाख। वैसे वादा हुआ था 6,20,000, लेकिन अब 6 लाख वाली चीज मिली हमें। क्या उससे 6,20,000 से हमने कौन सा कंपेयर करना है? वो तो डील डिक्लाइन हो गई थी जी। यहां से यहां तक क्या हुआ होगा? 1 महीना। दिन रात एग्जीक्यूटिव ने उनकी पेरोल सर्विसेज दी होंगी, उनको उनके एम्प्लॉयज की तनख्वाहें देते होंगे, उनके अकाउंट में जाकर ट्रांसफर करते होंगे, पूछते होंगे भाई तुम ओवर टाइम कितनी देर बैठ रहे हो, बोनस कितना बनता है, बड़ी मेहनत से। फिर दोबारा अब हमें पैसे नहीं मिले, हमारे पास शेयर्स डेबिट हो गए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। यहां से चलाया करना है और इसके साथ बैलेंसिंग लिखा करना है जी। 5,000 शेयर और मिले 1 टाइम जी। बैलेंसिंग। अब ईयर एंड पे हमारे पास अभी तक ये शेयर पड़े हुए हैं। अब ये जो शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर टी अकाउंट आपने नहीं बनाना तो शेयर कितने पड़े हुए हैं हमारे पास? इकट्ठा ही कर लें, इकट्ठा ही कर लें बेशक। 10,000 शेयर जरब 108 बोलें 1080,000 ये निकल आया इन्वेस्टमेंट के अकाउंट का कैरी डाउन। वो जो इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट बनाता था ना, ये उसका कैरी डाउन निकल आया। वर्सेस 6 लाख और 5,50,000, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में एडिशंस थी। आप बता दें जवाब क्या आ गया? 11,50,000 जी। अच्छा नहीं, मैंने इसका डिफरेंस बताएं। 70। कितने लोगों ने इस तरह किया है कि इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी इस पे और ले जाओ इस पर जी। डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी होती है? P&L या OCI? P&L। लॉस आया तो डिफॉल्ट कैटेगरी P&L है, तो P&L में ले जाए उस पर। अगर लिखा होता कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं और इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमने OCI मॉडल ऑप्ट कर लिया है, तो फिर हम उधर OCI में ले जाते हैं। P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जी। बोले 31 दिसंबर 23 जी। कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी तीनों? तो बोले हमने बदले में क्या किया है? बदले में पैसे मिले हैं बदले में, या शेयर्स मिले हैं? ओके। इज इट पॉसिबल कि कस्टमर आपको फैसिलिटेट करने के लिए इज इट पॉसिबल कि कस्टमर आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई चीजें दे दे? मिसाल दें कॉलेज ने जमादार को हायर किया, कॉलेज उसको फैसिलिटेट करने के लिए झाड़ू दे दे, वेल डन, और किताबें दे दे, कितना पता नहीं किताबें दे दे, सिक्योरिटी गार्ड को गन दे दे, ठीक है। इधर बताएं क्या कहते हैं, ये जो है हमारी दूसरी वाली मिसाल जिसमें हम पेरोल सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसमें हम कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए क्या दे सकते हैं? लैपटॉप दे दिया। वो गाड़ी से ज्यादा होगी ना, वो 2 महीने के लिए उसने पेरोल निकाल के देनी है। अच्छा, तो हमने उसको लैपटॉप वगैरह दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, कोई और चीज दे दी। इसको भी आप शेयर्स के साथ डेबिट साइड पर डेबिट कर लीजिएगा, अगर आगे फिक्रा पूरा कर दें। इसको भी आप डेबिट कर दीजिएगा शेयर्स के साथ, अगर, हाथ खड़ा करके बोलें अगर, हाथ खड़ा करके जवाब दे दें अगर। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है, अगर परमानेंटली दे दिया, आप भी यही बोल रहे थे, अगर परमानेंटली दे दिया।
उसको वो चीज़ देते हुए कहा यार ये लैपटॉप है, उसने कहा सर हाँ ठीक है, ये भी आप रख लें फिलहाल, भाई ये भी आपका है। तो अगर परमानेंटली दे दिया तो फिर बताएं, फिर तो ये मुझे शेयर्स भी मिल रहे हैं और उनकी तरफ से लैपटॉप भी मिल रहा है, और जमादार भी क्या कह रहा होगा, मुझे शेयर्स भी मिल रहे हैं और कॉलेज की तरफ से वैक्यूम क्लीनर भी मिल रहा है, तो ये भी मेरा हमेशा का बना। और अगर कंट्रोल ट्रांसफर, तो फिर तो वो चीज आपकी है ही नहीं, वो तो अमानत के तौर पे, फिर घूम घूम करके वैक्यूम क्लीनर वापस कर दिया करें जाते हुए। वापस आए जिथे दी, किथे थी, किथे थी, कहां थी जो इधर वापस आनी है, नहीं कहां थी, यहां थी ना, पेज नंबर 32, एग्जाम्पल 2। Bablu is providing cleaning services for college for 1 month। कितने महीने का एग्रीमेंट हुआ है? 1 महीने का। उस 1 महीने में देखा जाएगा, ये लड़के वाले लड़की वाले देखेंगे कि दोनों के सॉरी यानी कॉलेज वाले देखेंगे कि वो सफाई कैसे करता है, और वो देखेगा कि कॉलेज वाले जो है वो मुझे कैसे मौका देते हैं सफाई करने का। तो दोनों ने एक दूसरे को देखना है। शायद कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए सिर्फ कितने अरसे का हुआ है? 1 महीने का। इन कंसिडरेशन, बदले में कॉलेज विल गिव इट्स ओन 5000 शेयर्स। कॉलेज विल गिव इट्स ओन, ये ना देखा करें कॉलेज विल गिव इट्स ओन, ये देखा करें बबलू को क्या मिल रहा है फिर बदले में? शेयर्स। कॉलेज तो वो बार बार लिखते हैं कि कॉलेज ये देगा, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हमारे एंटिटी को क्या मिलेगा। तो बबलू इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस, तो बबलू का नाम बताएं, बबलू का नाम बताएं, एंटिटी सेलर फॉर कॉलेज, तो कॉलेज का नाम कस्टमर। बदले में कॉलेज विल गिव इट्स ओन 5000 शेयर्स, बदले में कॉलेज देगा अपने 5000 शेयर्स हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 30। टू फैसिलिटेट बबलू, ये एक नई लाइन आ गई, टू बबलू, टू फैसिलिटेट बबलू, भाई आप अटेंटिव हो ना, टू फैसिलिटेट बबलू कॉलेज विल गिव हिम वैक्यूम क्लीनर ऑफ 8000। पास्ट चैनल एंट्रीज फॉर बबलू एज्यूमिंग, एज्यूमिंग बताएं क्या क्या ऑप्शन है। बबलू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम, बबलू को हमेशा के लिए दे दिया। बबलू डिड नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम। जी 1 मिनट में कर दें एंट्री, 1 मिनट में, ज्यादा टाइम ना लें। दोनों किताब पे अच्छा पढ़ते पढ़ते कर लिए साथ साथ। चले माशाल्लाह, बच्चे आजकल के खुद ही बड़े हो गए हैं। हाँ वैक्यूम को पीपी में डालें। हाँ हाँ करें बाकी सारा। जी बोलें। मंथ एंड के ऊपर एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, वैक्यूम क्लीनर डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 5000 इंटू थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ा सा क्लीनर ले लो। जी सरताज सफाई करके की लेके आए हैं, अल्लाह दी बंदी शेयर ले आए ते वैक्यूम भी ले आया। चल आ जाओ, उन कारपेट खरीदिए। हलाल रोजी कमा रहे, रश्क आना चाहिए आपको बबलू। ओके आगे चलें। बबलू डिड नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम क्लीनर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स
जी ये कोई दो एंट्रीज नहीं है, ये एक ही एंट्रीज है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 आखिरी। एन एंटिटी ए decides to take a contract to perform consulting services। एंटिटी ए कौन सी सर्विसेज देने लगे? मशवरा। एंटिटी ए agrees to receive 1000 shares of पेल। पेल को मशवरे देगी एंटिटी ए, और पेल से क्या बदले में लेगी? शेयर्स। बोथ एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन जकम जनवरी 14। इस दिन तो कोई एंट्री नहीं होगी। व्हेन शेयर्स आर वैल्यूड एट 50 per share। On Jakam February, entity A completes the service when shares are valued at 52। So we will record the revenue at 52,000। लेकिन पहले शेयर्स रिकॉर्ड करेंगे ना, रेवेन्यू तो बैलेंसिंग वही आ जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 1000 इंटू 52 और रेवेन्यू 52,000। तो ये कौन सी कंसिडरेशन थी? नॉन कैश। पढ़ें जी पैरा 69। पहले पैरा 66 रिवाइज कर लें। रेवेन्यू निकालने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें कॉलेज वाले वादा कर दें कि हम पैसे नहीं देंगे, तो गामा को चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड करे, मैयर करे रेवेन्यू नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू। नेक्स्ट, इफ कॉलेज, पैरा 69 में कौन सी एग्जांपल की है हमने? एग्जांपल 2 की है ना, 1 में तो नहीं था कुछ ऐसा। इफ कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स और सर्विसेज टू फैसिलिटेट एन एंटिटी, समझ आ गया? इफ कॉलेज contributes goods or service to facilitate an entity's fulfillment of contract, the college shall the gamma shall assess whether it obtains control या बबलू of those contributed goods। if so, क्या मतलब if so? अगर obtain हो गया कंट्रोल, if so the college shall, बोले तो कॉलेज क्या करेगा फिर? एंटिटी गामा शेल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ, इसको भी आप समझ लेंगे ये एक नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव हो गई है। ओके, अब लिख लें इसको। इफ कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर टू फैसिलिटेट बबलू, इफ कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर टू फैसिलिटेट बबलू, द कॉलेज नहीं, द बबलू शैल असेस वेदर, इफ दोबारा, इफ कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर टू फैसिलिटेट बबलू फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बबलू शैल असेस वेदर इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ दोज कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स। इफ सो द बबलू shall account for the contributed goods or services as a non-cash consideration received from customer। तो ये एक नॉन कैश कंसिडरेशन होगी जो कि कस्टमर से आप क्या कर रहे होंगे? रिसीव कर रहे होंगे। ओके, अब टेक लगा लें। एक छोटा सा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड का मतलब हाथ खड़ा करके बता दें। बिल एंड होल्ड, जी बताएं। बिल एंड होल्ड, आपने बिल बनवा लिया चीजों का और होल्ड करवा दी उधर ही, भाई आप अपने पास रखो। अब सेलर क्या करे? सेलर रेवेन्यू बुक कर ले या ना करे? तो भाई ये आमतौर पे अमानत होती है, तो अब सेलर को तो रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। आपने घी का डब्बा खरीद लिया, आपको फौरन फोन आ गया, तो आपको किसी दोस्त के काम जाना पड़ गया, आप वापस आए दुकान पे, वो घी का उसने कहा वो पैक हुआ वो पड़ा हुआ,
तो आप सुबह सुबह बिल करा के होल्ड करवा के चले गए थे, बिल करवा ली थी चीजें और होल्ड करवा, अक्सर होता है एक दुकान के ऊपर चीजें आप खरीदते हैं, बाजी जी ये शॉपर पे ले जाओ, नहीं रखे मैं आ रही हूँ दूसरी दुकान से, वो आती हैं तो 3 घंटे बाद, तो बिल बनवा दिया था, पैसे दे दिए थे, लेकिन वो बाजी को ये टेंशन थी कि नाल नाल चौक के शॉपर जाना पड़ना है, तो मेरे वकार में कमी आएगी तो इसलिए वो शॉपर पे साथ साथ चुप के नहीं जाना, तो इसलिए जो है वकार उनका शोहर नहीं, मैं और वकार में माना मेरे वकार में कमी है। तो बिल एंड होल्ड मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे कि ये इस तरह का पकड़ा होगा शॉपर तो लोग क्या कहेंगे, और इस तरह का पकड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। तो बताएं बिल एंड होल्ड में शॉपकीपर को क्या करना चाहिए, रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये होल्ड होल्डा बन गया, अगर ये होल्ड यानी आपने चीजें रखवाई और उसको कहा मैं 2 साल बाद ले लेता हूं आगे, तो फिर दुकानदार आपसे किराया भी लेगा, फिर दुकानदार आपसे किराया भी लेगा। तो इसकी मिसाल सुन लें, बिल्कुल आसान सी प्रैक्टिकल नेचर की मिसाल। तो बिल एंड होल्ड पर दुकानदार को फौरन चीजों का घी के डब्बे की सेल बुक कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये होल्ड आपने होल्डा करवा दिया और ज्यादा अरसे के लिए, तो फिर दुकानदार को एक और रेवेन्यू बुक करना चाहिए, डेट इज रेंट। वो आपसे क्या लेगा? किराया लेगा। आपने किसी से मशीन बनवाई, आपने किसी से मशीन बनवाई और आपने उससे कहा कि इसके स्पेयर पार्ट्स भी साथ ही बना दो। उसने कहा स्पेयर पार्ट्स मैं आपको साथ ही बना देता हूं, और आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो मशीन भी बना रहा हूं, इसके पार्ट्स कुछ खराब हो जाते हैं जल्दी, आपने कहा अभी बना के रख लो, जैसे जैसे जरूरत पड़ी मैं ले लूंगा। उसने कहा फिर मशीन और पार्ट्स इकट्ठे ही बना देता हूं। तो आपने मशीन भी बनवा ली, पार्ट्स भी बना लिए, मशीन चुक के ले गए, पार्ट्स भी तैयार थे, आपको नजर भी आ रहे थे, आप उठा भी सकते थे, लेकिन आपने कहा पार्ट्स आप अपने पास रख लें, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी लेके जाता रहूंगा। उसने कहा फिर कोई किराया तय करो, ऐसे तो नहीं हो सकता, फिर जा रहे हो किराया तय कर लो, कोई तो किराया तय कर लो, जाओ कोई मसला नहीं। तो अब आपके पास 2-3 साल में जब जब मशीन खराब होगी आप पार्ट्स लेने जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, पार्ट्स के पैसे आपने बड़े शुरू में दे दिए हैं, पार्ट्स लेने जाएंगे पैसे नहीं देंगे, सिर्फ हर महीने आपने जो पार्ट्स उसके पास रखवाए हुए हैं उसका क्या पे कर रहे होंगे? किराया। उसका क्या पे कर रहे होंगे? किराया। जल्दी से पढ़ लें फिर ये टाइम और टाइम आज खत्म करें। किधर है बिल एंड होल्ड? गुजर गया। ये है ना पेज 66। An entity enters into a contract with customer। समझने के लिए मैं उस मशीन बनाने वाले को मैन्युफैक्चरर का नाम दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरर। इसकी और भी कई मिसालें हो सकती हैं। एक कंपनी है जो जहाज बेचती है, तो जहाज वाली कंपनी कहे कि यार आप इसके पर और टायर शायर बना के रख लो एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें हमारे पायलटों का पता है वो व्हीलिंग ही करते रहते हैं, तो टायर भी बना के रख लो, और परिंदे हमारे इलाके में बहुत बड़े हैं तो पर भी बना के रख लो, तो पूरा परिंदों का झुमघट्टा आता है, पर भी जल्दी लेने पड़ते हैं। तो अब वो पर और टायर अगर आपके पास पड़े हुए हैं बनाने वाले के पास, सेलर के पास, तो आपको किराया देना पड़ेगा उनका, वरना उठा के लिए फिर किराया ना दें। तो बिल एंड होल्ड में तो परों और टायरों का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं उनका रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसने आपके लिए बना दिए हैं। लेकिन क्योंकि वो होल्डा बन गया है, तो फिर एक और वादा वो करेगा आपसे कि मैं जो है इनको संभाल के रखूंगा, लेकिन आप मुझे क्या देना, इसका किराया। एक मैन्युफैक्चरर ने वादा किया है कस्टमर के साथ ऑन 1 जनवरी फॉर द सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स। आप बता दें जी कितने वादे हैं? 2। एक तो मैं आपको मशीन दूंगा और दूसरा क्या दूंगा? स्पेयर पार्ट्स। द मैन्युफैक्चरिंग टाइम फॉर मशीन इज 2 years। ओ 2 साल तो चीज बनाने में ही लग जाएंगे। अब 2 साल पूरे होने का वेट करें पहले, और
31 दिसंबर 2009 आने का इंतजार करें, फिर आगे से सवाल पढ़ते हैं। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बताएं जी मैन्युफैक्चरिंग कब कंप्लीट होनी है? ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि इसके बनाने में ही 2 साल लग जाने हैं। द मैन्युफैक्चरर या कस्टमर, द मैन्युफैक्चरर, द सेलर डेमोन्स्ट्रेट दैट मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स मीट द स्पेसिफिकेशंस। सेलर ने बुला के कहा सर ये देख लें, ये आपकी मशीन है और मशीन में पहली दफा तो मैंने सारे पुर्जे लगा दिए हैं, लेकिन अगर कोई पुर्जे खराब हो तो वो मैंने एक्स्ट्रा बना के आपको दे दिए हैं। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द मशीन एंड सेपरेट पार्ट एंड स्पेयर पार्ट्स इज अ डिस्टिंक्ट। मशीन अलग है और स्पेयर पार्ट एक अलग वादा है। ये हमारा होता है स्टेप 2 डिस्टिंक्ट। ये किसी दिन पढ़ना है, बहुत लंबा टाइम लगता है इसको पढ़ने पे कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। बहरहाल मशीन और स्पेयर पार्ट्स अलग हैं। मतलब ये कि आप मशीन अभी यूज कर सकते हैं, आपको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत नहीं। फ्यूचर में अगर खराब हो गए तो ले लेना, वरना मशीन चल रही है। ऑन 31 दिसंबर 2009 कस्टमर ने, अल्लाह का शुक्र है, 50 लाख रुपए दे दिया फॉर मशीन एंड स्पेयर पार्ट। बस बिल हो गया, बिल हो गया, बिल इज ओवर। 31 दिसंबर को आया, उसने कहा बिल बना के दें भाई, ये 5 मिलियन की चीजें, ये पकड़े 5 मिलियन, ये पकड़े बिल, सब खत्म, उठाएं चीजें। कस्टमर ने कहा नहीं, मैं सिर्फ मशीन लेके जा रहा हूं। उसने कहा यार बात दोनों की हुई थी, मशीन और स्पेयर पार्ट्स दोनों की हुई थी। कहता नहीं मैं बस मशीन लेके जा रहा हूं। 80% ऑफ 5 मिलियन इज टू बी एलोकेटेड टू मशीन। मशीन 40 लाख की है और स्पेयर पार्ट्स 10 लाख के हैं। ऑल्दो कस्टमर इंस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट द स्पेयर पार्ट। सर मैं स्पेयर पार्ट पसंद कर लिए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं आपने मेरे लिए, मैं एक्सेप्ट भी करता हूं इनको, और मैं इनको इंस्पेक्ट भी कर लिया, नजर भी मार लिया और मैंने इसको कबूल भी कर लिया, कबूल है, ये स्पेयर पार्ट मेरे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कस्टमर कह रहे हैं मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, that the spare parts be stored at entities warehouse। आप अपने ही पास इनको रख लें, अपने ही पास रख लें, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि आप और मैं बहुत करीब हैं दफ्तर, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स फैक्ट्री। आपकी फैक्ट्री और हमारी फैक्ट्री तो एक ही है, बहुत करीब करीब है हम। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू स्पेयर पार्ट्स। सर ये स्पेयर पार्ट्स आपके हैं, ये हमारे नहीं है कस्टमर, ये आपके हैं। कस्टमर ने कहा हाँ लीगल टाइटल मेरा है, चोरी हुए कुछ हुए, सिक्योरिटी कैमरा मैं लगवा देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड भी मैं रखवा देता हूं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है उधर, बिकॉज ऑफ इट्स सॉरी एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू कस्टमर। लेकिन ऐसी जगह पे रखो कि लोगों को पता चले ये लोग नहीं खरीद सकते, ये अलग पे, इन पे शॉपर डाल के रख दो, इन पे बड़ा सा कपड़ा डाल के रख दो, इन पे पर्दा डाल के रख दो, ये इस कमरे को ताला लगा दो, इनको अलग करो। Furthermore, the seller stores the spare parts in a separate section। सेलर ने कहा अच्छा मैं वादा करता हूं, मैं इसको अलग कमरे में रख रहा हूं, वेयर हाउस में बिल्कुल सेपरेट एक जगह है, वो खुडे लाइन, वहां पे कोई भी नहीं जाता, वहां मैं इनको भेज रहा हूं चीजों को। एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट। जब तुम्हारा फोन आया तो इंशाल्लाह तुम्हें पार्ट्स में भेज दूंगा, और मेरी मशीन है इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खराब होगी। एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट एट कस्टमर रिक्वेस्ट। तुम्हारी रिक्वेस्ट आई नहीं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मुझे तो लगता है ट्रेन भी नहीं मंगवानी पड़ेगी, और मुझे तो लगता है ट्राला भी नहीं मंगवाना, मैं खुद ही उठा के स्पेयर पार्ट्स तुम्हें दे जाया करूंगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे तो तुम्हारी फैक्ट्री है, मैं और तुम करीब। आप भी रख लो रजिस्टर अंदर, आप अच्छी तरह रखो ना अंदर, ऐसे बाहर नजर ना आ रहा हो, फारा कहते बैठेगा। फर्दरमोर द एंटिटी स्टोर्स द स्पेयर पार्ट्स। भी गेम ऑन हुई थी, स्टोर द स्पेयर पार्ट्स भी किराए की बात होनी थी, इन्होंने अपनी गेमें शुरू कर दी। Furthermore, the entity stores the spare parts in a separate section of warehouse and the parts are ready for immediate shipment. The entity expects to hold the spare parts for 2 to 4 years। entity का ख्याल है कि ये 2 से 4 साल मेरे पास ही पड़े रहेंगे, क्योंकि मशीन इतनी जल्दी खराब नहीं होती। कितने रह गया? 2 to 4 years। And the entity does not have the ability to use the spare part। और entity ये spare part यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये घी का डब्बा मैं बुक करा के चला गया हूं, तूने अगर इससे घी निकाला तो मैं तेरा घी बनाऊंगा। और लिखा हुआ देख जगह कीमा आपका, टेस्ट हमारा। और डायरेक्ट देम और डायरेक्ट, सॉरी अजीब सी बातें लिखी होती हैं मुंह पे आ जाती हैं, और डायरेक्ट आपको अच्छी भी नहीं लगती सुनने में। और डायरेक्ट देम टू अनदर कस्टमर, डज नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज एंड डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट टू अनदर कस्टमर। ये किसी और को नहीं बेचे जा सकते। सेलर ने कहा 15,000 रुपए हर महीने दे दिया करो कस्टमर को, क्योंकि मैं इन चीजों को संभालता हूं तुम्हारी जगह, और मेरी स्पेस तुम यूज कर रहे हो। आप स्टेप 1 बताएं, आइडेंटिफाई द, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर।
देयर आर 3 वादे, सेलर के वादे बताएं। वादा नंबर 1 मशीन, वादा नंबर 2, वादा नंबर 3 कस्टोडियल सर्विसेज फॉर स्पेयर पार्ट्स। ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं। 5 में वो 4 और 1 थी, वो आगे अगले स्टेप में करेंगे। और 15,000 अलग है, 15,000 अलग है, ये इसके अलावा है। वो किसके लिए है बोले ना, कस्टोडियल सर्विस। एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस को, 4 उधर 1 उधर। और कस्टोडियल सर्विस, द रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड। 31 दिसंबर को कौन सा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? लेके भाई एक मिनट पढ़ तो लें, सब कुछ बंद कर लीजिएगा, किताबें सब। 10 स्पेयर पार्ट्स एटा, ये कौन सा अरेंजमेंट है? बिल एंड होल्ड, क्योंकि ये कंट्रोल किसको ट्रांसफर हो गया है? कस्टमर को। गुड्स ट्रांसफर नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई, गुड्स तो उसी के पास पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारी बन गई है। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, गुड्स नॉट ट्रांसफर्ड। अब मैं कहां से किताब निकालूं, वो तो अंदर जा चुकी है। अब तो वो भी कहेगी मुझे क्यों निकाला। पॉइंट नंबर 3 ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 3 अगला क्या है? कस्टोडियल सर्विस। इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? अच्छा, अब मैं 31 दिसंबर 2009 को और 31 जनवरी 2010 को एक एंट्री कर रहा हूं। कैश डेबिट, रेवेन्यू मशीन और रेवेन्यू पार्ट्स, 5 मिलियन, 4 मिलियन और 1 मिलियन। ये एंट्री मैंने कर दी मिलियन में, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन। डन और डन। और रेंटल इनकम की एंट्री 4 साल तक होती रहेगी। 4 साल तक, कहते हैं 2 से 4 साल तक चीजें रहनी है। रेंटल इनकम की एंट्री 31 दिसंबर को होगी या पहले महीने के एंड पे होगी? क्या एंट्री होगी रेंटल इनकम की? कैश डेबिट, ये रुपीस में कर देते हैं, ये मिलियन में नहीं, 15,000। तस्वीर खींच ली, ये रेंटल इनकम की एंट्री होगी। समझ आ गई? नहीं मजा आया तो फिर एक और एंट्री कर लें रेंट की। 28 फरवरी, कैश डेबिट, और ये एंट्री कितने सालों तक होती रहेगी? जब तक, बोलें जब तक उसके पास पार्ट्स पड़े रहेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं 3:45 बजे। 3:45 चलो ठीक है, आप लोगों को हम ऑनलाइन भेज देंगे। बंद कर दें रिकॉर्डिंग।